विशेषताएं लिखेंगे। सवा चश्म चेहरे की अधिकता, सवा चश्म चेहरे की अधिकता। यहाँ पे जो चित्रण किया गया है उसमें जो मुखाकृतियां प्रयुक्त की गई हैं तो उनमें सवा चश्म चेहरे अधिक बने हैं। मुखाकृतियां कैसी हैं? तो सवा चश्म चेहरे की अधिकता रहेगी। एक मध्यकालीन विद्वान रहते हैं राजशेखर नायर, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारी विशेषताएं रहती हैं। जिनका ग्रंथ एक पढ़ा होगा काव्य मीमांसा या काव्य मीमांसा, तो यहाँ पे सवा चश्म चेहरे की अधिकता रहेगी। अगला देखेंगे, पटोल व परवल के समान, पटोल व परवल के समान आंखें, पटोल व परवल के समान आंखें। एक दो ग्रंथ यहाँ पर ऐसे रहते हैं जिनमें पटोल या परवल के समान आंखें नहीं देखने को मिलती हैं। जैसे कालकाचार्य वगैरह रहा है, उसमें जैन तीर्थंकरों के चित्र मिले हैं, एक ग्रंथ रहा है जो यहाँ पे चित्रित किया गया है, तो उसमें जो है पटोल या परवल के समान आंखें नहीं है, लास्ट तक बताया जाएगा। कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कहते हैं कि रिक्त स्थान से बाहर निकली हुई परवल के समान आंखें कहाँ देखने को मिलती हैं? तो उत्तर मध्यकाल में मुख्य रूप से। ऑप्शन में अपभ्रंश, जैन, गुजराती शैली जो भी हो ऑप्शन में वो सही कर सकते हैं। अगला देखेंगे, नुकीली नाक या नासिका। तो नाक अभी पहले भी बताया जा चुका है कि गाल से बाहर यहाँ पे निकली दिखाई गई है। पाल शैली में नुकीली नाक का प्रयोग किया गया है, लेकिन इतना लंबी नहीं बनाई गई है, नुकीली या लंबी, जो गाल से बाहर निकली हुई प्रतीत होती है। तो पूर्व मध्यकाल में अगर पूछा जाता है तो सिर्फ नुकीली नासिका रहेगी, गाल से बाहर निकली नहीं रहेगी। और यही जब उत्तर मध्यकाल में आएंगे तो गाल से बाहर भी नाक निकली प्रतीत होगी। तो नुकीली नासिका। इसके अलावा दोहरी ठुड्डी, जो भी विशेषताएं लिखी थी चित्तन वासल या एलोरा या तिरुमलाई के जो द्वितीय स्तर के चित्र रहेंगे उनमें भी ये विशेषताएं निहित रही हैं, और ये अपभ्रंश शैली की निजी विशेषताएं भी रहेंगी। अगला पॉइंट लिखेंगे, चमकदार रंगों, चमकदार रंगों, चमकदार रंगों को चाहे भड़कीले रंग भी कह सकते हैं, चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है तथा सोने व चांदी के रंग, सोने व चांदी के रंग, मुख्य रूप से सोने व चांदी के रंग पूछे जाएंगे। तो पाल में इनका नहीं रहा है, चमकदार वहां कह सकते हो क्योंकि मूल रंग रहे हैं, द्वितीयक रंग वहां पे बहुत कम प्रयुक्त किए गए हैं पाल शैली में। यहाँ क्या रहा है? चमकदार रंग रहे हैं। चमकदार रंगों में कैसे रंग रहेंगे? भड़कीले रंग, जैसे पीला, लाल, नीला, तो ये प्राथमिक रंग रहेंगे, चमकदार भी हैं। उनका भी प्रयोग हुआ है मुख्य रूप से सोने चांदी के रंगों का या स्वर्ण रंगों का या रंजित रंग, इस तरीके से भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो चमकदार रंगों तथा सोने व चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग, ऐसे ही लिख लेंगे, सोने व चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग, अधिक प्रयोग, ये इसकी बड़ी विशेषता रहती है। यहाँ पे सुनहरे रंगों का प्रयोग ज्यादा किया गया है और चटकीले, चमकीले या भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मिश्रित रंग का प्रयोग हुआ है ना, क्या भी है? हुआ है, ये बताया गया है। देखो चमकदार जो रंग है इसमें मूल रंग रख सकते हो, जैसे लाल, नीला, पीला, तो ये रंग भी हो जाएंगे। चमकदार या भड़कीले रंगों में वो रंग भी हो जाएंगे, मूल रंग भी हो जाएंगे। विशेषकर जो यहाँ पे रंगों को ज्यादा जो प्रयोग किया गया है वो सोने व चांदी या स्वर्ण रंगों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा द्वितीय के स्तर वाले जो रहे हैं उनका भी प्रयोग हुआ है। सुनहरे, रजत रंग या लाल, नीला, पीला या चमकदार या भड़कीले रंग, बस ऐसे ही पूछा जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट ज्यादा पूछा जाता है, सोने व चांदी के रंगों का मुख्य रूप से
मध्यकाल में किस शैली में प्रयोग हुआ है? तो अपभ्रंश में ज्यादा प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। मुड़े हुए हाथ, अभी बताया गया था कि अंगों में तीखापन आना कहाँ की विशेषता है? तो ये अपभ्रंश शैली की। वही है मुड़े हुए हाथ, मुड़े हुए हाथ व ऐंठी हुई अंगुलियां, व ऐंठी हुई अंगुलियां, ये भी विशेषता रहेगी। इसके अलावा उभरी हुई छाती जो अभी उसमें बताया गया था वो भी रहेगी। अप्राकृतिक रूप से उभरी हुई छाती का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला देखेंगे, जो पशु पक्षी रहते हैं विशेषकर पूछे जाते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं कि भारतीय पश्चिमी कला में, भारतीय पश्चिमी कला में निम्न में से कौन सी विशेषता मुख्य रूप से अपनाई गई है या मुख्य रूप से नहीं अपनाई गई है? तो ये जो सारी चीजें रहेंगी ये पश्चिम की कला की ही विशेषताएं रहेंगी, क्योंकि जो अपभ्रंश का क्षेत्र रहेगा, केंद्र रहेगा, वो राजस्थान और गुजरात रहेगा और वो क्षेत्र पड़ते हैं पश्चिम में। तो इस तरीके से वो भी ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे पशुओं को, तो काष्ठ के खिलौनों के समान, काष्ठ के खिलौने के समान, काष्ठ उड है लकड़ी, तो काष्ठ के खिलौनों के समान या खिलौनों की भांति कह सकते हो, कुछ भी कह लीजिए। तो काष्ठ के खिलौनों के समान या खिलौनों की भांति पशु पक्षियों का चित्रण और अलंकरण भी कह सकते हो। तो पशु पक्षियों का अलंकरण, अलंकरण काष्ठ के खिलौने जैसे रंगीन होते हैं, अलंकरण युक्त होते हैं, उस तरीके से पशु पक्षियों को यहाँ पे बनाया गया है, अलंकृत किया गया है। अगली विशेषता देखते हैं, चित्रों की रेखाएं, चित्रों की रेखाएं, यहाँ पे जो रेखाओं में प्रयुक्त रंग रहते हैं वो बाद में बताया जाएगा। चित्रों की जो रेखाएं हैं यहाँ पर वो कैसी हैं? तो अत्यधिक कमजोर हैं, अत्यधिक कमजोर हैं। एक कलाकार पूछे जाते हैं सुलिप रेखांकन के लिए, तो चुंगताई जी रहते हैं। तो चित्रों की रेखाएं यहाँ पे अत्यधिक कमजोर बनाई गई हैं। अब देखो इसका जो समय बताया गया था अपभ्रंश का, तो 8वीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10वीं से भी स्टार्ट कर सकते हो और 11वीं से भी स्टार्ट कर सकते हो और 16वीं तक चलता है। तो जो 16वीं से पहले का समय रहता है 15वीं सदी, ये जो 15वीं सदी वाला समय रहता है इसमें हाशिए जो प्रयुक्त किए गए हैं उसमें अलंकरण की थोड़ी सी अधिकता ज्यादा रहती है 15वीं सदी के लगभग। शुरुआती टाइम में अलंकरण ज्यादा नहीं रहा है वहां पे हाशियों में, लेकिन जो 15वीं सदी तक जाएंगे तो वहां तक अलंकरण ज्यादा प्रयोग किया गया हाशियों में। तो पशु पक्षी अगर पूछे जाते हैं तो काष्ठ के खिलौनों के समान, लकड़ी के खिलौनों के समान। अगला पॉइंट देखते हैं, पेड़ों को, मुख्य रूप से पेड़ पशु पक्षी पूछे जाते हैं कि पश्चिमी शैली में या भारतीय पश्चिमी कला में किस रूप में दिखाए जाते हैं। तो पशु पक्षी काष्ठ के खिलौनों के समान अलंकरण युक्त हैं। और देखेंगे पेड़ों को, तो पेड़ों को गुलदस्ता के समान, पेड़ यहाँ पे कैसे बनाए गए हैं? तो गुलदस्ता के समान बनाए गए हैं। पेड़ यहाँ पे जो बने हैं उत्तर मध्यकाल में, तो गुलदस्ते के समान या पेड़ों का गुलदस्ता के रूप में दिखना, ऐसे कह सकते हो कि अगर गुलदस्ते के समान उन्होंने नहीं बनाया है तो पेड़ जो दिखने में लगते हैं तो गुलदस्ते जैसे लगते हैं, ये समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो इसको कि पेड़ों को गुलदस्ते के समान यहाँ पर बनाया गया है। अगला देखते हैं पॉइंट, बादल। बादल जो यहाँ पे बनाए गए हैं तो बादल बनाए गए हैं रुई के ढेर के समान, रुई के
ढेर के समान। वेस्टर्न में बादलों के लिए कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं? बादल यहाँ पे हो गए रुई के ढेर के समान, पेड़ हो गए गुलदस्ते के समान, और पशु पक्षी हो गए काष्ठ के खिलौनों के समान। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। हाथों पैरों में या अंगों में तीखापन है या ऐंठन युक्त हैं, और रेखाएं जो बनी चित्रों में कमजोर सी प्रतीत होती हैं, और आंख कान तक खिंची हुई है या आंखों का काजल जो रहा है वो कान तक खिंचा रहा है, और नाक जो रही है गालों से बाहर निकली हुई प्रतीत होती है। ये सारी विशेषताएं यहाँ की हैं। और यहाँ पे प्राकृत, जैसे यहाँ पे पेड़ों की बात आई है, तो प्राकृत का थोड़ा कम अंकन रहा है। अन्य चीजों की अपेक्षा प्राकृत का थोड़ा कम अंकन यहाँ पे किया गया है। जो प्राकृतिक दृश्य रहे हैं उनका यहाँ पे थोड़ा कम अंकन किया गया है। और प्राकृतिक दृश्यों से संबंधित जो धरातल बने हैं उनमें भीड़ भाड़ की भी कमी रहती है। वैसे भीड़ भाड़ युक्त बने हैं। अगला देखेंगे, कुछ पूछा गया था बताया नहीं, नोट हो गया ना? कॉन्स्टेबल हैं बादलों के लिए वेस्टर्न में। और कौन है? बादलों को भयानक रूप में कौन अंकित करता था? टर्नर करते थे। हाँ, टर्नर। और कांस्टेबल कैसे करते थे? कांस्टेबल फटाफटा आकाश से। स्वच्छ या सुंदर उनके अकॉर्डिंग। हेडिंग डालेंगे नए पेज से, अपभ्रंश शैली के सचित्र ग्रंथ। अपभ्रंश शैली के सचित्र ग्रंथ। पाल शैली में जो सचित्र ग्रंथ रहे हैं मुख्य रूप से ताड़पत्री रहते हैं, फिर उसमें पट चित्रण भी रहा है, बताया गया है। यहां देखेंगे अपभ्रंश शैली में जो चित्रण किया गया है तो मुख्य रूप से ताड़पत्र रहेगा, कागज रहेगा, कपड़ा भी रहेगा। जैसे बसंत विलास वगैरह देखते हो तो वो चीजें कपड़े पे रहती हैं, तो कपड़ा भी रहता है। इसके अलावा हाथी दांत भी रहेगा। कोई प्रॉब्लम आ रही क्या? स्क्रीन बिल्कुल ऑफ हो जाती है, आवाज भी चली जाती है। स्क्रीन ऑफ हो जाती है? जी नेट का इशू होगा भैया आपके में। देखो उनके में आपकी स्पीड अच्छी आ रही है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। बिल्कुल अच्छी आ रही है सर। नहीं नहीं, मेरे इनके इधर भैया से की तो बता रहा कोई, हूं। देख लीजिए, वैसे इधर से कोई प्रॉब्लम है नहीं, और एक दो लोगों भैया को प्रॉब्लम है, की स्पीड स्लो होगी। देख लीजिए। स्पीड शायद स्लो नेटवर्क होता है इशू तो हो पुश कर करके देता गांव में। वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं। चलो जहां समझ में ना आया या छूट रहा हो वहां पे बताइएगा। जी। इधर से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, वरना देखते। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो अपभ्रंश शैली के जो सचित्र ग्रंथ रहे हैं, ताड़पत्री ग्रंथ भी मिले हैं, कागज वाले ग्रंथ भी मिले हैं, कपड़े वाले ग्रंथ भी मिले हैं, और यहाँ पे इसके अलावा चित्रण जो रहा हाथी दांत वगैरह और कई सारे धरातल के रूप में चीजें प्राप्त रहती हैं, तो उनके बारे में अभी देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे अपभ्रंश शैली के सचित्र ग्रंथ। तो यहाँ से जो चित्रण तकनीक, जो चित्रण के लिए धरातल प्रयुक्त होते हैं मुख्य रूप से दो रहते हैं। मुख्य रूप से दो रहेंगे, देखो कौन कौन से रहेंगे। हेडिंग डालेंगे अपभ्रंश शैली के सचित्र ग्रंथ, इसमें लिखेंगे अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली की दो चित्रण विधियां। अपभ्रंश शैली की दो चित्रण विधियां, मुख्य रूप से दो ही बताना है। तो अपभ्रंश शैली की दो चित्रण विधियां उपलब्ध हैं या मुख्य हैं, उपलब्ध हैं या मुख्य हैं, ऐसे कह सकते हो। तो दो देखेंगे कौन कौन सी रही। नंबर एक, ताड़पत्रीय, ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथ।
ये ताड़पत्र, इसमें भी कई ताड़पत्र रहते हैं। तो जो सबसे अच्छा यहाँ पे होता है प्रयुक्त किया गया था, तो आगे इसकी विशेषताओं में लिखवा दिया जाएगा कि कौन सा ताड़पत्र यहाँ पे रहा है। तो ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथ, अभी भी प्रॉब्लम है? आवाज आ रही ना? सही है भैया। सही है अब। अरे देख लो अब अपने अपने में, ठीक है, इधर से सब क्लियर है। देखो, ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ एक ये रहेंगे, इनको पमलिस्ट या पंपलिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हो, जो ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ हैं, इनको पमलिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हो, और जो पेपर वाले चित्रित ग्रंथ होंगे उनको पेपर मैन्युस्क्रिप्ट कह लोगे। तो अगले हैं कागज वाले, कागज वाले ग्रंथ या कागज पर चित्रित ग्रंथ, कैसे भी कह सकते हो, ये पेपर मैन्युस्क्रिप्ट होंगे, कागज वाले ग्रंथ। तो मुख्य रूप से दो बताना है, एक ताड़पत्री है, एक कागज है। जब ऑप्शन में सारे होंगे, पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा प्रयोग हुआ है, क्या नहीं प्रयोग हुआ है, तो वहां पे अगर उपयुक्त सभी है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। मुख्य रूप से अगर पूछा जाता है कितनी शैलियां, कितनी चित्रण विधियां प्राप्त रही या धरातल के रूप में कितनी चीजें उपयुक्त रही हैं मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से 2 वाला ऑप्शन चुनेंगे, 4, 6, 5 जो भी ऑप्शन में होंगे उनको नहीं चुनेंगे। तो ये है पेपर मैन्युस्क्रिप्ट। अब थोड़ा सा इनका टाइम देखेंगे। जो ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ रहते हैं, इनका समय देखेंगे, ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ का, तो इसका समय जो रहता है 1060 से 1450 तक चलता है। लेकिन या तो पूरा टाइम लिख लेंगे कि 1050 से जो ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ रहे हैं, इनका या तो पूरा समय लिख लेंगे कि 1060 से 1450 तक, या 2 रूप रहते हैं इसके। देखो, जो ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ रहे हैं, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। क्यों बांटा गया है अभी बताया जाएगा। ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ जो रहते हैं, तो 1060 से पहले तो लिख लेंगे 1350, एक ये समय रहेगा। फिर 1350 से 1450। देखो, ये ऐसे भी लिख के आ सकता है कि 1060 से 1350 या 1060 से 1450, 1060 से 1450, ये समय पूरा है। लेकिन इसको 2 भागों में क्यों बांटा गया है? तो 1350 से 1450, देखो ये जो इसका समय रहता है, वैसे मुख्य रूप से जो इसकी शाखाएं रही हैं, जो यहाँ पे ग्रंथ चित्रित रहेंगे, तो जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म में क्या बताया गया था कि यहाँ पर जो ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ रहे हैं अपभ्रंश शैली में, यहाँ पे 2 मुख्य धाराएं रहेंगी जैन धर्म से संबंधित। एक श्वेतांबर रहेंगे और दूसरे दिगंबर। ये स्थूलभद्र के शिष्य रहेंगे और ये भद्रबाहु के शिष्य रहेंगे, जो दिगंबर रहेंगे, जो नग्न रहते हैं। तो यहाँ पे जो 1060 से 1350 तक का समय रहता है, यहाँ पे जो चित्रण रहता है, ये मुख्य रूप से ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ जो रहते हैं, इनका टाइम माना जाता है। बिल्कुल मुख्य रूप से जो ये 1060 से 1350 तक का समय है, ये ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ माना जाता है। ये जो 1350 से 1450 है, इस अवधि में 1350 से 1450 में कल्पसूत्र से संबंधित जो कागज पर भी मिलेगा, और उसके कई सारे कल्पसूत्र की प्रतियां बहुत ज्यादा रही हैं, तो कल्पसूत्र बहुत ज्यादा चित्रित किया गया है। तो ये जो अवध रहती है 1350 से 1450, इसके मध्य में कल्पसूत्र बहुत ज्यादा चल रहा था। तो इसके लिए इसको 2 भागों में विद्वान बांट देते हैं। एक तो 1060 से 1350, 1350 से 1450। अब इनमें अंतर क्या है? हालांकि ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, डीप चीजें हैं थोड़ा सा, लेकिन इनमें जो रहा है 1060 से 1350 और 1350 से 1450, इनमें कुछ चीजें रही हैं।
मतलब कुछ जो शैलीगत विशेषताएं बताई गई थी, जैसे आंखें हैं, नाक हैं या हाथ पैर हैं, तो उनको लेकर इनमें अंतर स्पष्ट किया गया है कि 1007 से 1350 और 1350 से 1450 का जो ये दो भागों में इसका समय बताया गया है। तो इसमें शैलीगत विशेषताओं को लेकर या जो चित्रण शैली रही है उनकी विशेषताओं को लेकर यहाँ पर समय दो भागों में इसका बांटा गया है। तो ये सिर्फ ताड़पत्र वाले ग्रंथों का समय बताया गया है। अब देखते हैं कागज वाले ग्रंथ। तो कागज वाले जो ग्रंथ रहते हैं 1350 से स्टार्ट हो जाते हैं। कब से स्टार्ट हो जाएंगे? 1350 से। कागज वाले ग्रंथ जो रहते हैं 1350 से जाएंगे और 1550 तक जाएंगे, 1550 तक। इस तरीके से अगर ये ऑप्शन नहीं है तो 1450 से आरंभ करेंगे और 1550 तक कागज वाले सही कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में 1350 से 1550 इस तरीके से ऑप्शन में नहीं है तब। ठीक है, रब कर दें। समझ गए हो? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये दो मुख्य रूप से रहे हैं। बोल दिया करो वरना पता नहीं चलेगा आवाज जा रही या नहीं जा रही, ऐसे पढ़ते रहोगे। सही है भैया। अगला देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत आभार सर जी। अगला देखेंगे। देखो मुख्य रूप से दो ही बताना है, एक ताड़पत्र वाला और एक कागज वाला। मुख्य रूप से ऊपर इसीलिए बता दिया गया है कि धरातल या चित्रण विधियों को लेकर अगर क्वेश्चन आते हैं तो दो बताने हैं, एक ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथ और एक कागज पर चित्रित ग्रंथ, दो बताने हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो या तो नोट करके लिख लेंगे या लिख लेंगे अन्य धरातल, या ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि ऊपर हेडिंग पड़ी है। मुख्य रूप से दो धरातल दो तरीके से यहाँ पे चित्रण किया गया है। ग्रंथ सचित्र ग्रंथ जो मिले हैं कागज पर और दूसरे एक ताड़पत्र पर और दूसरे कागज पर। तीसरा देखेंगे क्या रहता है। इन दोनों के बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण रहता है वो रहता है, कागज वाले हो गए। अब आएंगे कपड़े पर चित्रण। कपड़े पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण या कपड़े पर चित्रित ग्रंथ, ऐसे भी लिख सकते हो कि कपड़े पर चित्रित ग्रंथ। अब देखो जब इसमें पढ़ेंगे तो जैसे ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ रहते हैं, ओघो निर्व्यक्त वृत्ति वो रहते हैं और कई सारे रहते हैं, अभी पढ़ोगे। तो इसमें जो दिगंबर से और श्वेतांबर से, तो दिगंबर से जैसे खट खड़ागम वगैरह रहता है। अच्छा, एक ज्ञानार्णव रहता है ग्रंथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वो क्या रहता है? वो कागज वाला ग्रंथ रहता है दिगंबर धर्म से संबंधित। वैसे कागज में क्या पढ़ते हो? ध्वन्यालोक पढ़ते हो, कल्पसूत्र पढ़ते हो और भी रहते हैं। ज्ञानार्णव दिगंबर से संबंधित कागज पर पहला ग्रंथ रहेगा। और यहाँ जब कपड़े पर आएंगे तो यहाँ पे जैसे बसंत विलास अहमदाबाद गुजरात से प्राप्त रहता है 79, उसमें चित्रित ग्रंथ चित्र मिलते हैं, तो वो कपड़े पर चित्रित ग्रंथ है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा अलग से लिखेंगे। अब इसके अतिरिक्त देखेंगे, इसके अतिरिक्त जो धरातल विधियां रही हैं वो क्या रही हैं, तो इसके अतिरिक्त देखेंगे। तो इसके अतिरिक्त जो चीजें रहती हैं, तो इसके अतिरिक्त अपभ्रंश शैली में ताड़पत्र कागज और कपड़े को छोड़कर अपभ्रंश शैली में पटरे पर, पटरा ना हो तो लकड़ी के तख्ता, लकड़ी सही हो जाएगा। तो इसके अतिरिक्त पटरा कह सकते हो। इसके अलावा हाथी दांत पर भी चित्रण रहा है। हाथी दांत, हाथी दांत कंपनी में भी रहेगा, मुख्य रूप से मुगल में भी ज्यादा रहता है। तो इसके अलावा हाथी दांत रहेगा। अगला देखते हैं, यहाँ से कुछ कुंडली नुमा चित्र भी प्राप्त रहते हैं। जैसे बसंत विलास है जो कपड़े पर चित्रित है, अहमदाबाद से बताया गया, अभी मिलता है। तो ये क्या है? एक रोल है। ये जो कपड़े पर चित्रित है तो कपड़ा है एक लंबा सा है। ये सबसे ज्यादा यहाँ इसकी जो देखो अभी तक बताया गया था पाल शैली में, जो ये रहे हैं पमलिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट वाले चित्र जो प्राप्त रहे हैं, इंच में बताए गए हैं कि कितने छोटे होते हैं। यहाँ पे कपड़े पर क्या रहेगा? ये एक रोल बनाया गया है, ऐसे लंबा है, फिर उसको लपेट करके एक रोल तैयार किया गया है, उसी पे बसंत विलास से संबंधित चित्र मिले हैं जो 79 बताए गए। तो हाथी दांत पर भी रहते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे रहा लिपटवा चित्र भी मिले हैं। लिपटवा या स्क्रॉल कहते हो, लिपटवा व स्क्रॉल, ये कहाँ की विशेषता रहती है? नाथ द्वारा की। राजस्थानी शैली में जब पढ़ोगे तो लिपटवा व स्क्रॉल पर चित्रण हुआ है, पर चित्रण हुआ है। तो अगर मुख्य रूप से पूछा जाता है तो यहाँ की जो चित्रण विधियां रहेंगी, धरातल रहेंगे, दो रहेंगे।
एक कागज बताना है, पहला ताड़पत्र बताना है, दूसरा कागज बताना है। इसके अलावा कपड़ा रहेगा, पटरा रहेगा, हाथी दांत रहेगा, लिपटवा हुआ, इसको कुंडली भी कहते हैं, कुंडली चित्रण। जो लिपटवा है मुख्य रूप से इस पे क्या बनाया गया है, कुंडलियों को, तो ये कुंडलियों से संबंधित है, या स्क्रॉल पेंटिंग्स भी कह देते हो। ये सारे धरातल के रूप में मिले हैं अपभ्रंश जैन या गुजरात शैली में, ये सारे धरातल रहे हैं। ठीक है, रब कर रहे हैं। तो ये धरातल याद रखेंगे। अब हेडिंग डालते हैं थोड़ा सा। दो जो धरातल बताए गए हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे, दो। तो एक रहेगा ताड़पत्र वाला, और दूसरा जो इसके अलावा रहेगा वो रहेगा कागज। तो दो टाइप से जो धरातल मिलते हैं, इनकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे, बाकी विशेषताओं को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, या तो नोट करके हेडिंग डाल लेंगे, नोट करके, या ऐसे ही हेडिंग डालेंगे कि ताड़पत्री। सबसे पहले कौन से ग्रंथों की विशेषता देखेंगे, ताड़पत्री। तो लिखेंगे ताड़पत्रीय ग्रंथों या ग्रंथ चित्रों की विशेषताएं। बस दो चीजों की हम विशेषता पढ़ेंगे, एक ताड़पत्र और दूसरा कागज, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ ताड़पत्रीय ग्रंथ जो रहे हैं उन चित्रों की विशेषताएं देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, जो ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथ रहे हैं इनका पहला देखेंगे, ताड़पत्रीय ग्रंथों से प्राप्त चित्रण जो हुआ है, ताड़पत्रीय ग्रंथ जो रहे हैं उन पे जो चित्रण रहा है, जो सचित्र ग्रंथ मिले हैं, तो ताड़पत्रीय ग्रंथों के चित्र या चित्रों के लगभग जो विषय रहा है, विषय वो किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। देखो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, चित्रों के लगभग विषय जैन धर्म से संबंधित थे या हैं या मिले हैं, कुछ भी कह लेंगे। देखो यहाँ पे जो कपड़े पर चित्रण किया गया है, तो यहाँ पे क्या रहा है, मुख्य रूप से जैन धर्म नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है कि एक चीज अगर एक ही साथ में सारी चीजें बता दी जाएं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो ताड़पत्र पर मुख्य रूप से यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट रहेगा धरातल के रूप में वो ताड़पत्र है। तो ताड़पत्र का विषय क्या है, ताड़पत्र जो सचित्र ग्रंथ मिले हैं पश्चिम भारत से या पश्चिमी भारतीय कला में, तो वो जैन धर्म से संबंधित रहे हैं मुख्य रूप से। और इसीलिए देखो जैन धर्म की अधिकता होने के कारण या जैन धर्म से संबंधित अधिक ग्रंथ या सचित्र ग्रंथ मिलने के कारण इसी का नाम जो है जैन शैली कहा गया था, जो पश्चिम भारत की शैली रही है या कला रही है। अगला पॉइंट देखेंगे, मानवाकृतियों के कंधे। यहाँ ये भी विशेषता थोड़ी सी रही है कि मानवाकृति बाद में नहीं रहेगी। यहाँ क्या रहा है ताड़पत्री वालों में कि मानवाकृतियों के कंधे अधिक चौड़े बनाए गए हैं, अपेक्षाकृत क्या बनाए गए हैं कि अधिक चौड़े बना दिए हैं, अधिक चौड़े बनाए गए हैं। मानवाकृतियों के कंधे यहाँ पर अधिक चौड़े बनाए गए हैं जो ताड़पत्री सचित्र ग्रंथ मिले हैं। और जो कंधे बने हैं चौड़े अधिक हो गए हैं, तो पेट या कमर जो भी रहेगा वो दुबला पतला हो जाएगा। तो मानवाकृतियों के कंधे अधिक चौड़े बनाए गए हैं। चाहे तो लिख लेंगे कि पेट पतले व कमजोर हैं, पेट पतले व कमजोर हैं। दुबले पतले पशुओं को कहाँ चित्रित किया गया है, अगला पॉइंट है
संयोजन में आकृतियों की भीड़ भाड़, आवाज नहीं आ रही मेरी? संयोजन में आकृतियों की भीड़ भाड़ में कमी। भीड़ भाड़ की कमी रही है या नहीं हुआ है, ये भी कह सकते हो। संयोजन में आकृतियां जो यहाँ पे बनी हैं वो भीड़ भाड़ कम बनी। गुफाओं में, किस गुफा में कम भीड़ भाड़ वाले चित्र बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिनमें भीड़ भाड़ बिल्कुल ना के समान हो या ना हो? तो सित्तरवाचल, सिंगरिया, सिगरिया है, सिंगरिया नहीं? ध्यान रखेंगे। हाँ, सिगरिया है। तो संयोजन में यहाँ आकृतियों की भीड़ भाड़ में कमी रहेगी। अगला देखते हैं। बताया गया था क्षितिज रेखा। क्षितिज रेखा, तो क्षितिज रेखा जो ताड़पत्री ग्रंथ रहेंगे अपभ्रंश के या जैन के, तो क्षितिज रेखा जो है इसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसे ही लिख लेंगे, क्षितिज रेखा का अंकन नहीं हुआ है। सिगिरिया की जो गुफाएं रही हैं उनको ए व बी में किसने बांटा है? क्षितिज रेखा। देखो, क्षितिज रेखा उसको कहते हैं जो जमीन से और आकाश को मतलब मिलता हुआ प्रतीत हो, ऐसा कुछ बना होना चाहिए। जो ऊपर मीनार टाइप से बना होता है, वहां से देखते हो तो जमीन से और आकाश मिलता हुआ दिखाई पड़े। बाकी इसके और भी कई सारे मतलब निकल के सामने आते हैं, यहाँ बस ऐसे ही समझ लेंगे। तो यहाँ पे क्षितिज रेखा, वास्तु रेखा, उसमें भी कमी रही है। हेडिंग डालेंगे, बस छोड़ देंगे, हेडिंग डालेंगे कागज वाले ग्रंथ। कागज वाले ग्रंथ, कागज वाले ग्रंथ या कागज पर सचित्र चित्रित ग्रंथ, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कागज वाले ग्रंथ, इसकी विशेषताएं लिखेंगे। अभी तक ताड़पत्री ग्रंथों के चित्रों की विशेषताएं लिखेंगे, इनकी भी विशेषताएं देखते हैं। भारत में लिखेंगे, भारत में कागज की खोज कब हुई थी? तो भारत में कागज की खोज 14वीं सदी। हाँ, 1350 या 14वीं सदी, 14वीं सदी में। 13वीं भी आती है? हाँ, बहुत सारी बुकों में 13वीं कुछ हाँ आती है, मुख्य रूप से ये समय रहेगा। 13वीं भी आती है, 15वीं भी आती है, ठीक है। और जो मुख्य रूप से 18वीं है वो आती नहीं है। तो भारत में कागज की खोज 1350, वैसे अगर देखा जाएगा तो ये 202 के करीब जो कागज रहा है, तो लगभग 202 के करीब इसकी खोज होती है चीन में। विश्व स्तर पे अगर देखते हैं तो वहां पर, तो एक रहते हैं चीन में ही रहते हैं, उनका नाम है साई लुन। ये नाम है, इस तरीके से लिखा मिलेगा, साई लुन। ये रहते हैं खोजकर्ता। तो ये चीजें छापा कला में बताई जाएंगी, जहां पे वो सारी चीजें रहती हैं। तो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। तो 1350 मुख्य रूप से बताएंगे 14वीं सदी में या से मानी जाती है, मानी जाती है। तो कागज वाले ग्रंथ थे, तो एक पॉइंट ये भी हो गया कि कागज की खोज 1350 से 14वीं सदी में से मानी जाने लगती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, भैया कागज, हाँ क्या? 3 वाले आवाज नहीं आई, फिर से बताइएगा। ये भी बता। क्या कह रहे हो? 1350 लिखा है 14वीं सदी। चीन में 202 में 202 में एक रहते हैं साई लुन। ये व्यक्ति रहते हैं, इनको कभी कभी काई भी लिख देते हैं। तो साई लुन है 202 में।
कागज का आविष्कार हान राजवंश में हुआ है, उसमें ग्राफिक आर्ट में पढ़ते होगे। तो हान राजवंश में 202 ईस्वी में साई लुन नामक व्यक्ति करते हैं, चीन के हैं, चीन में ही करते हैं। तो लगभग कुछ इसके बारे में कहानियां भी मिलती हैं कि जो चीन वाले थे वो नहीं चाहते थे कि कागज का प्रयोग अन्य देशों वाले लोग करें, इसलिए कागज का प्रयोग उन लोगों ने छिपा कर रखा था, जो भी आविष्कार किया था। तो बहुत दिनों तक, जब तक हो सका होगा तब तक छिपाया होगा। अगली विशेषता लिखेंगे कागज वाले ग्रंथों की, तो नीले व स्वर्ण, नीले या ऐसे भी लिख सकते हो नीले स्वर्ण व रजत रंग, नीले स्वर्ण व रजत रंगों का प्रयोग, रजत रंगों का प्रयोग, या रंजत रंग भी कह देते हैं, जैसे रंजत खिड़कियां हैं, कहाँ की विशेषता है। तो नीले स्वर्ण व रंजत रंगों का प्रयोग इन ग्रंथों में, हाँ इन ग्रंथों में, हाँ तो नीले स्वर्ण, हाँ ठीक है समझ गए, आवाज आ गई। तो नीले स्वर्ण व रजत रंगों का प्रयोग इन ग्रंथों में खुलकर होने लगा था, खुलकर होने लगा था। मतलब उनसे अच्छा जो देखने को मिलेगा ये वही हैं, रंजत रंग जो लिखे हैं या रजत रंग ये वही हैं, सोने व चांदी से युक्त वाले, या सुनहरे रजत रंग या सुनहरे रंग या रंजत रंगों का प्रयोग। नीला स्वर्ण या सोने चांदी के रंग या रजत रंग या सुनहरे रंग, जो भी आती हैं विशेषताएं ध्यान रखेंगे। नाम तो अपने अकॉर्डिंग ही वो देंगे, बस समझना है कि किसको किन किन नामों से कह सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी चीजें ऐसी हैं उनके बारे में थोड़ा सा ये देखिए कि इनको हम अन्य किन नामों से कह सकते हैं। जिन जिन नामों से कह सकेंगे वो नाम वहां आ सकते हैं, आसानी रहेगी थोड़ा सा। तो नीले स्वर्ण व रजत रंगों का प्रयोग जो कागज वाले ग्रंथ हैं इनमें खुलकर या ज्यादा होने लगा था। अगला पॉइंट देखते हैं, कागज पर लिखी, कागज पर लिखी, देखो कागज पर पहला लिखा ग्रंथ माना कौन सा जाता है, इसके बारे में देखेंगे। अभी जब ग्रंथ लिखाएंगे, देखो एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं कि जब ग्रंथ बताए जाएंगे अपभ्रंश शैली के, जो सचित्र ग्रंथ रहेंगे उनको हम 2 तरीके से या 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो कैसे पढ़ सकते हैं, एक ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथ पढ़ सकते हैं। इसमें कौन से ग्रंथ पढ़ेंगे, एक वो जो श्वेतांबर ग्रंथ से, श्वेतांबर संप्रदाय से, ये संप्रदाय है या भाग है या धर्म है, कुछ भी कह सकते हो। ताड़पत्र में जो श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित प्रथम ग्रंथ रहेंगे, एक वो पढ़ेंगे कि श्वेतांबर से संबंधित प्रथम ग्रंथ कौन है जो ताड़पत्र पर लिखा है। श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित दूसरा ग्रंथ कौन सा है जो ताड़पत्र पर लिखा है। इस तरीके से हो गया। फिर दिगंबर धर्म से पढ़ेंगे, दिगंबर संप्रदाय धर्म से, कि दिगंबर संप्रदाय से संबंधित पहला ग्रंथ कौन सा है जो ताड़पत्र पर लिखा है, ये वाला पहला। फिर दिगंबर धर्म से संबंधित ताड़पत्र पर दूसरा ग्रंथ कौन सा है, ये वाला दूसरा। इस तरीके से पढ़ेंगे, ताड़पत्र वाले इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से हो गया। फिर आया कपड़ा पर, तो कपड़ा पर नहीं तो कागज वाला बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा इस कपड़े से इंपॉर्टेंट रहेगा। कागज पर, तो कागज पर रहता है थोड़ा सा भ्रम रहता है, यहाँ पर लिखवाया जाएगा, फिर आगे जब ग्रंथ लिखवाए जाएंगे तो वहां से फिर से बताया जाएगा। कागज में भी श्वेतांबर दिगंबर रहा है, तो इसमें जो दिगंबर धर्म से संबंधित है जो पहला ग्रंथ कागज पर लिखा गया है वो क्लियर होता है। और जो कागज पर पहला ग्रंथ लिखा माना जाता है, दिगंबर अगर ना जोड़ा जाए तो वो क्या रहता है, जो कागज की खोज बताई गई है 14वीं सदी या 1350, तो इससे पहले वाला ग्रंथ माना जाता है। तो जब कागज की खोज नहीं हुई थी, और इससे पहले 100-150 साल नहीं, इससे ज्यादा पहले का माना जाता है, जो पहला माना जाता है। तो इस तरीके से वहां पे कौन सा क्वेश्चन सही करना है, तो जब कागज वाले ग्रंथ भी हो जाएंगे और ये अपना पॉइंट भी हो जाएगा तब समझ में आएगा। अब कागज वाले भी इसी तरीके से श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित कागज पर लिखा पहला ग्रंथ चलेगा, दिगंबर संप्रदाय से संबंधित कागज पर लिखा पहला ग्रंथ चलेगा। फिर आता है कपड़ा, तो कपड़ा पर ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, एक बसंत विलास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एक आधा और रहते हैं तो उनको भी पढ़ लेंगे साथ ही में। बाकी जो कुछ अन्य रहते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, तो एक आध वो रहते हैं उनको भी साथ ही साथ पढ़ लेते हैं, तो बस समाप्त हो जाते हैं ग्रंथ इस तरीके से। तो देखेंगे कागज पर लिखी प्रथम
प्रमाणिक या प्रमाणित ग्रंथ। जो कागज पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ रहेगा प्रमाणिक ग्रंथ या प्रमाणित ग्रंथ, या कृति कह सकते हो, ब्रैकेट में कृति भी लिख सकते हो कि कागज पर पहली कृति जो प्रमाणित है। तो प्रथम कृति जो रहेगी ये क्या है? कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र है। अब देखो यहीं से कि प्रथम माना कल्प सूत्र को गया, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं तो लिखेंगे लेकिन बहुत से विद्वान, लेकिन बहुत से विद्वान जो कागज पर लिखा गया है, तो बहुत से विद्वान 1156, देखो समय कहाँ कागज की खोज है, कहाँ इसका समय है, तो लेकिन बहुत से विद्वान 1156 ईस्वी की ध्वन्यालोक, इसको ध्वन्यालोक भी लिख देते हैं, ध्वन्यालोक है, ध्वन्यालोक, लेकिन ये ध्वन्यालोक का समय है जो 1156 लिखा है। तो लेकिन बहुत से विद्वान 1156 ईस्वी में ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक को कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ मानते हैं, प्रथम ग्रंथ मानते हैं। देखो ध्वन्यालोक को कुछ विद्वान जो हैं कल्प सूत्र को नहीं मानते हैं, ध्वन्यालोक को मानते हैं। अब लेकिन क्या है? लेकिन अगर कागज की खोज के आधार पे देखा जाए तो ये वही पॉइंट है, तो लिख लेंगे लेकिन कागज की व्याख्या करने के पश्चात या कागज की खोज के बारे में जानने के पश्चात, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे लेकिन कागज की व्याख्या करने के पश्चात जो ध्वन्यालोक है, जब कागज की हम व्याख्या करते हैं पता चलता है कि 14वीं सदी अपने वहां समय रहा है कागज का, तो लेकिन कागज की व्याख्या करने के पश्चात ध्वन्यालोक को कागज की पूर्ण प्रति, जो ध्वन्यालोक है इसको कागज की पूर्ण संज्ञा नहीं दी जाती, संज्ञा नहीं दी गई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, अभी आगे फिर से बताया जाएगा इनके बारे में जब कागज वाले ग्रंथ लिखवाए जाएंगे। तो कुछ विद्वान कल्प सूत्र मानते हैं, वैसे कल्प सूत्र तो सही है, जो कागज पर पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है कल्प सूत्र, और जो ज्ञानार्णव रहता है वो कागज पर ही है, पहला है, लेकिन वो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित रहता है। और यहाँ पे जब पहला पूछा जाएगा तो ये वो नहीं पूछ रहे हैं कि दिगंबर से संबंधित है या श्वेतांबर से संबंधित है, उन्होंने ये हटा ही दिया। तो यहाँ पर कुछ विद्वान कल्प सूत्र को मानते हैं, लेकिन एक आध विद्वान या बहुत सारे विद्वान ध्वन्यालोक को भी मानते हैं। अब ध्वन्यालोक का जो समय रहता है 1156 रहता है, तो और समय जो कागज की खोज वाला बताया गया वो क्या बताया गया? 1350 या 14वीं सदी। इसका बहुत ज्यादा अंतर है। अगर 100 साल तक होता तो 13वीं सदी चलो मान लिया जाता एक बार, लेकिन वो भी नहीं है, इसका तो 12वीं सदी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अभी किसी को दिक्कत है कोई तो बताओ। भैया अभी जो पीछे बताए हैं समय के बारे में, हाँ हाँ, थोड़ा सा फिर से बता देते एक बार, थोड़ा सा। कौन सा समय सर? कागज वाला? नहीं, वही जो 1060 से 1350 और 1350 से 1450 जो बताए हैं, ये हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, ये पूरा नोट हो गया सभी का? हाँ भैया ये तो लिख लिए हैं। ठीक है। दो धरातल हैं अपने पास, एक ताड़पत्र है, ये मुख्य है,
ताड़पत्र जो प्रयुक्त रहा है अपभ्रंश में, ये मुख्य है। इसके अलावा कागज, इसको दूसरे नंबर पे हम लोग रख सकते हैं, दूसरे नंबर पर। तो कागज जैसे बताया गया कि 1350 से प्रारंभ है, अपने वहां 1350 या 14वीं सदी से प्रारंभ है कागज। अब उसको वहीं पे थोड़ा सा छोड़िएगा, ताड़पत्र पे फिर से आइएगा। तो जो ताड़पत्र वाले ग्रंथ रहे हैं तो ये तो मुख्य हैं। फिर दूसरे स्तर पे अगर धरातल की बात करते हैं तब हम कागज ले सकते हैं, और तीसरे पे कपड़ा। तो ताड़पत्र जो सबसे नंबर 1 पर प्रथम धरातल रहेगा, सबसे मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट धरातल जो रहेगा वो ताड़पत्र पर है। ताड़पत्र पर सबसे ज्यादा यहाँ ग्रंथ मिलते हैं। तो इसका जो समय है वो 1060 से 1350, ये एक समय ये बताया गया, और 1350 से 1450 ये बताया गया। 1350 में टाइम जो है कागज वाला स्टार्ट हो जाता है। तो 1350 से क्या करेंगे, स्टार्टिंग मान लेंगे कागज वाले ग्रंथों की, और 1450 तक ये रहा है, और इसका क्या रहेगा 1550। अब देखेंगे थोड़ा सा कि जैसे 1050 से और 1450 तक, 1060 से या 50 से, कभी कभी 50 भी लिखा मिलेगा, और 1450 तक ये पूरा जो समय रहा है, ये ताड़पत्र जो ग्रंथ रहे हैं, सचित्र ग्रंथ मिले हैं ताड़पत्र पर बने, तो ये पूरा समय इनका रहता है ताड़पत्र वालों का। लेकिन क्या है, इसको विद्वानों ने 2 भागों में इसलिए बांट दिया है कि ये ताड़पत्र पर बना रहे थे, ये ताड़पत्र पर चित्रित कर रहे थे। जो ग्रंथ यहाँ के रहे हैं सचित्र ग्रंथ, वो ताड़पत्र पर चित्रित कर रहे थे। 1060 से स्टार्ट किया, जब 1350 तक आए तब तक तो चलता रहा। 1350 में क्या हुआ, कागज का उदय हो जाता है। जब कागज आ जाता है बीच में, तो यहाँ की जो विशेषताएं हैं कागज की, क्योंकि कागज वाला तो चल गया बीच से ही, वरना ताड़पत्र पर जब ताड़पत्र वाला या तो बिल्कुल खत्म कर देते 1350 पर, जब ये कागज प्रयुक्त होने लगा था तो या तो इनको खत्म कर देते, तो इसको खत्म नहीं किया गया। तो ताड़पत्र वाला जो रहा है 1060 से 1350 तक चला, और 1350 में कागज वाले आ गए। तो कागज वाले आ गए तो इधर कागज पर कल्पसूत्र का चित्रण होने लगा, कल्पसूत्र का, या जो भी पहले ग्रंथ माने जाएंगे कागज के, उनका चित्रण होने लगा। जैसे ध्वन्यालोक है या जो भी चीजें रही हैं उनका कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कागज वालों का यहाँ पे चित्रण शुरू हो गया। अब इनकी जो विशेषताएं रही हैं कागज वाले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चित्रित होने लगा था, और इधर थोड़ा सा स्लो हो गया 1350 से, जब कागज आ गया तो ताड़पत्र पर थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन ताड़पत्र खींचते खींचते 1450 तक चला, मतलब चलता रहा है। कागज के आने से ये थोड़ा कमजोर जरूर पड़ गया, लेकिन चलता रहा है। तो ये 1450 तक चलता रहा। अब ये 1350 तक तो मुख्य रूप से चलता ही रहा। तो सारे लोग इसी पे आश्रित थे, लगभग सारे लोग ताड़पत्र पर आश्रित थे। तो यहाँ की जो विशेषताएं हैं उनमें अंतर कब आ गया ताड़पत्र वालों पे, जब कागज का आविष्कार हो गया। तो ये विशेषताएं 1350 से 1450, ये विशेषताएं अलग हैं। समय पूरा कह सकते हो 1000 से 1450 तक। लेकिन ताड़पत्रों में अगर पूछा जाता है 2 तरीके से विशेषताएं मिलती, जैसे पूछा गया कि ताड़पत्रीय सचित्र ग्रंथ में हमको 2 तरीके की विशेषताएं मिलती हैं, किस आधार पे मिलती हैं? तो किस आधार पे मिलेंगी? समय के आधार पे। जब ताड़पत्र को हम 2 भागों में बांट देंगे, एक शुरुआत वाला ले लेंगे और दूसरा जब कागज का आविष्कार हो गया तब तक का ले लेंगे। तो इसका विशेषता है, इतना जो डिस्टेंस रहा इसकी विशेषताएं एक रही हैं। और फिर जो 1350 से 1450 तक रगड़ता रगड़ता चलता रहा है, तो इसकी विशेषताएं चेंज रही हैं। बस विशेषताओं को लेकर इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं, ताड़पत्र वाले सचित्र ग्रंथों को। अगर नहीं मर्जी है तो बांटिएगा भी मत, कोई दिक्कत नहीं है। 1060 से 1450 ऐसे डायरेक्ट पूरा का पूरा लिख सकते हो। ये इसलिए बताया गया है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो ये समझिएगा कि क्वेश्चन ऐसे वहां पे सही करने हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा डीप चीजें हैं, इसके अकॉर्डिंग ये अभी तक पूछी नहीं जाती ऐसी चीजें, लेकिन बता दिया जाता, हो सकता पूछी जाए, क्योंकि ये तो पता नहीं क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि जब कागज का आविष्कार हो जाता है तो कागज वाले ग्रंथ चित्रित होने लगते हैं, तो इनमें थोड़ा सा विशेषताएं, जो चित्रों की विशेषताएं, शैलीगत विशेषताएं बताई गई हैं, उनमें चेंजेस आ जाते हैं 1350 से। तो 1350 से 1450 वाले जो चित्र रहते हैं, इनको विद्वान अलग मानते हैं और इनको विद्वान अलग मानते हैं।
तो इन्हीं चित्रों के जो यहाँ से 1060 से 1350 तक रहा है, इनको एक में रखते हैं विद्वान, और 1350 जब इधर कागज का आविष्कार हो जाता है और 1450 तक जब तक ताड़पत्र चलता रहता है, इन चित्रों को अलग मानते हैं। तो ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ जो रहे हैं अपभ्रंश शैली या जैन शैली के, उनको दो भागों में विद्वानों ने अगर बांटा है तो समय को लेकर 1350 से जो पहले के चित्र बने हैं वो एक तरफ हैं, और 1350 के बाद जो बने हैं वो एक तरफ हैं। बस ये है बात। अब क्लियर है भैया। मेन मतलब समय के अनुसार विशेषताएं चेंज हुई हैं। हाँ, समय जैसे विद्वानों ने देखा है, जो यहाँ के चित्र रहे हैं, तो विद्वानों को ऐसा लगा कि जो ये कागज से आविष्कार से पहले के चित्र मिले जो पत्र पर बने हैं, इनमें और कागज का आविष्कार होने के बाद वाले चित्रों में अंतर है दोनों में। तो अंतर जो दोनों में बांट दिया, अभी IS लेवल से अगर पढ़ें तो यहीं पे बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन उतना डीप जाते नहीं हम लोग, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रहती है। तो बस यही रहता है। तो अगर ये पूछा जाए कि विद्वानों ने ताड़पत्री चित्रों को दो भागों में बांट दिया, किसके आधार पर, तो कागज की खोज के आधार पे भी कह सकते हो, या समय पड़ा है तो 1350 से पहले की विशेषताएं अलग हैं, 50 के बाद की विशेषताएं अलग हैं, या कागज की खोज के बाद की विशेषताएं पहले की और बाद के दोनों में अंतर है, ऐसे भी कह सकते हो, जो वहां पे ऑप्शन में रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे जो ग्रंथ बताए गए हैं जैन शैली की या अपभ्रंश शैली की पोथियां, देखो इनको लिखना नहीं है, बस हम बता रहे हैं। जैसे अपभ्रंश शैली हमने सभी को मान लिया कि यहाँ पे जैन शैली हो, चाहे गुजराती शैली हो, और या अपभ्रंश शैली हो, या उत्तरी पश्चिमी हो, या पश्चिमी शैली हो, सभी को हमने अपभ्रंश कह दिया। अब अपभ्रंश को हम दो भागों में यहाँ पे बांट रहे हैं। एक हो गया जैन शैली और दूसरा हो गया गुजराती शैली। लिखना नहीं है, थोड़ा सा समझना है बस। अपभ्रंश शैली के नीचे भी जैन शैली बताई गई थी और जैन शैली के नीचे गुजराती शैली बताई गई थी, लेकिन ये तीनों चीजें हैं क्या, तीनों चीजें एक ही हैं। बस अगर इनको अलग किया गया है समय के आधार पर और स्थान के आधार पर अलग किया गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चित्रों में जो विशेषताएं रही हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक कोई ग्रंथ पूछा जाए कि जैसे ओघो निर्विक्त वृत्ति चूर्णी पूछ लिया जाए, कहाँ का है, तो अपभ्रंश शैली ऑप्शन में पड़ा है तब भी सही, जैन शैली है तब भी सही, या पश्चिमी भारतीय शैली है तब भी सही, गुजराती शैली है तब भी सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर जैसे जैन शैली जो रहा जैन धर्म के अकॉर्डिंग कहा गया है, और गुजराती शैली में थोड़ा सा वैष्णव मत आ गया है, लास्ट तक यहाँ पे थोड़ा सा वैष्णव मत आ गया है गुजराती शैली में, तो विशेषकर यहाँ जैन धर्म से संबंध रहता है, यहाँ वैष्णव धर्म से थोड़ा सा संबंध आ जाता है गुजरात में जो लास्ट तक रहता है। तो समय यहाँ बताया गया 15वीं सदी तक गुजरात में रहा है, 15वीं सदी गुजरात। अब अच्छा, ये जैन शैली वाला समय क्या रहता है, तो इसका जो चरम काल रहा है, तो चरम काल बताया गया था, चरम काल जो रहेगा 11वीं रहेगा, पालों का अपभ्रंश का जो समय रहेगा 10वीं या 11वीं बता सकते हो। हालांकि ये जो चलती रहती 16वीं तक, तो जाती 12वीं भी आती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्लियर रहता है वो 11वीं सदी रहता है चरम काल को लेकर। और जो इसका पूरा समय मानते हैं जैन शैली का, तो इसका 10वीं से 15वीं भी मान लेते हैं, अपभ्रंश का भी जोड़ देते हैं तो 8वीं से 16वीं भी मान सकते हैं, जैसे ऑप्शन में हो। जैसे बताया गया है कि समय को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे मतभेद रहता है, लेकिन उस तरीके से यहाँ क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, जैसे जो रहता है चरमकाल या अच्छी चीजों वाले क्वेश्चन आते हैं। अब देखेंगे कि जैन शैली का चाहे पूछा जाए, चाहे अपभ्रंश शैली का पूछा जाए, जन्म क्या रहेगा, ये या तो गुजरात बता देंगे, या राजस्थान बता देंगे, या मुख्य रूप से मारवाड़ रहता तो मारवाड़ बता देंगे नंबर 1 पे। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अब जैसे हेडिंग डालेंगे जैन शैली की सचित्र पोथियां, चाहे हम ये भी हेडिंग डाल सकते हैं कि अपभ्रंश शैली की सचित्र ग्रंथियां। अब जैन शैली का मतलब यह है कि सचित्र पोथियां जो रही हैं, तो अपभ्रंश रहा है, ये पूरा समय लिया है। अपभ्रंश ने क्या कहा है, पूरी जो क्षेत्र की कला रही है उत्तर पश्चिम की, पूरी कला को ही अपभ्रंश कहा गया है। अच्छा, जैन को क्या कहा गया है, जिसमें मुख्य रूप से जैन अपनाया गया है। गुजरात की कुछ विशेषताएं अलग हैं, थोड़ा सा इसमें वैष्णव वाले भी आ जाते हैं, बाकी 1-2 और रहती हैं, विजयनगर वगैरह, या थोड़ा सा कुछ और रहती हैं, 1-2 छोटी स्थान रहते हैं, उनकी निजी विशेषताएं हैं, तो उनकी बात अलग है। तो यहाँ पे अपभ्रंश शैली से संबंधित सारी चीजें पढ़ चुके हो, यहाँ पे कैसे क्या विकास रहा है, कैसे पे शैली आई है, कहाँ से कौन इनके पूर्वज रहे, कहाँ से चित्रों में विकार उत्पन्न हुआ है, क्यों अपभ्रंश कहा गया है, क्यों जैन कहा गया, क्यों गुजराती कहा गया है।
और पूरी जो उत्तर पश्चिम या पश्चिमी क्षेत्र की कला रही है उसको किन किन नामों से जाना गया है, ये सारी चीजें अभी तक हो चुकी हैं। तो अब चाहे तो हम हेडिंग ये भी डाल सकते हैं कि अपभ्रंश शैली की पोथियां, ये भी डाल सकते हैं। और चाहे तो अगर हम अपभ्रंश शैली की पोथियां जैसे हेडिंग डाल देते हैं तो कहोगे जैन शैली का फिर मतलब ही नहीं रहा, बात एक ही है। तो अब यहाँ पर हम जैन धर्म से संबंधित पोथियां रही हैं, इसलिए हम डायरेक्ट जैन धर्म ही लिख लेते हैं। चीज वही है, बस हम बदल रहे हैं अपनी तरफ से बस। तो हेडिंग डालेंगे कि जैन शैली की पोथियां, जैन शैली की पोथियां। अब अपभ्रंश जो रहा है तो अपभ्रंश शैली की पोथियां, अब जैसे इसकी कोई पोथी आई, मान लीजिए इसमें जो पोथी लिखवाई जाएगी वो पोथी आ गई, ऑप्शन में जैन नहीं है, आराम से अपभ्रंश लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें हैं, ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि इन शैलियों को इतने नामकरण इनके क्यों किए गए हैं, तो हर चीज की एक वजह रही है, तो बस उसको थोड़ा सा क्लियर रखना है। अब हेडिंग डाल लेंगे जैन शैली की पोथियां। अब यहाँ से मान लीजिए जैसे बताया गया था कि उत्तर मध्यकाल में हम अपभ्रंश पढ़ेंगे, जैन पढ़ेंगे, गुजरात पढ़ेंगे, तो चाहे तो ऐसे समझ लो कि हम अपभ्रंश पढ़ चुके हैं, अब जैन पढ़ रहे हैं, या चाहे ऐसे समझ लो कि तीनों चीजें एक ही हैं, बस पढ़ने का हम तरीका बदल रहे हैं। कोई दिक्कत है? बताएंगे अगर किसी को कोई दिक्कत है। आवाज आ रही ना? हाँ आवाज आ रही है। ठीक है, तो जैन शैली की पोथियां इसमें लिखते हैं। तो देखो दो तरीके से यहाँ पर हम बताए हैं, दो तरीके से लिख सकते हो, या चाहो तो क्रमवाइज भी लिख सकते हो। एक तो जैसे जो जैन, ये तो धर्म है, भाषा इनकी क्या रहेगी? प्राकृत रहेगी। जो यहाँ पे ग्रंथों में भाषा प्रयोग की जाएगी प्राकृत रहेगी। और जैन शैली का अगर क्षेत्र पूछा जाएगा तो वही राजस्थान गुजरात बताना है, राजस्थान या राजस्थान के अंतर्गत मारवाड़ या गुजरात। तो ये सारी चीजें तो पहले हो चुकी हैं। तो देखो धर्म जो रहेगा जैन रहेगा, जो अलग से हैं उनको अलग से लिखवा दिया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से धर्म क्या रहेगा पोथियों का? जैन। लेकिन अलग हम करेंगे कैसे? तो एक अलग हम ऐसे कर सकते हैं कि जो ताड़पत्र पर पोथी हैं उनको अलग लिख सकते हैं, कागज वाली अलग लिख सकते हैं, और कपड़े वाली अलग लिख सकते हैं। तो कहो तो सीरियल से लिखवा देते हैं, और कहो तो धरातल के हिसाब से लिखवा देते हैं, जैसे समझ में आ जाए। मैं अपने हिसाब से सीरियल से लिखाइए भी चल जाएगा। आप। यहाँ से देखो पूछने का जो तरीका रहता है, तो यहाँ से बस ऐसे ही पूछा जाता है, जैसे कोई एक ग्रंथ पूछा जाएगा, फिर कहा जाएगा, या ऐसे पूछा गया कि 4 ऑप्शन में होंगे ग्रंथ, पूछा जाएगा अपभ्रंश शैली में या जैन शैली की कौन सी पोथी है जो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित या श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित ताड़पत्र पर लिखित प्रथम पोथी कौन सी है, या जैन शैली की कौन सी पोथी है जो कागज पर लिखी प्रथम पोथी मानी जाती है, या जैन दिगंबर संप्रदाय से कागज पर लिखी प्रथम पोथी मानी जाती है। देखो चीजें जो यहाँ पे बताई गई हैं बस उसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन तब आएगा, पूछेगा निम्न में से कौन सी शैली, कौन सा ग्रंथ पाल शैली का है, या कौन सा अपभ्रंश का है, या जैन का है, इस तरीके से पूछेगा। तो उसमें एक मुगल का भी डाल सकते हैं, एक दक्षिणी शैली का भी डाल सकते हैं, एक पाल का भी और एक इसका अपभ्रंश का भी। तो उसमें चुनना होगा कि कौन सा पाल का है, तो इतना तो पता लगा लोगे पाल का कौन है, कौन सा जैन का है। तो यहाँ से जब पूछा जाता है कि कौन सा दिगंबर संप्रदाय से ताड़पत्री पोथी प्रथम है, या दिगंबर संप्रदाय से कागज पर लिखी गई या सचित्र पोथी कौन सी है, या कपड़े पर कौन सी पोथी है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से चलो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर सीरियल से लिखवाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरीके से लिख लीजिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं ताड़पत्रीय ग्रंथ। देखो चाहे ताड़पत्रीय ग्रंथ आए, कागज वाले ग्रंथ आए, और या कपड़े वाले ग्रंथ आए, रहेगा यही जैन शैली ही। जिनका अलग सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कपड़े पर बताया गया बसंत विलास है, उसका थोड़ा सा अलग रहता है, तो वो बता दिया जाएगा कि उसका अलग है। बाकी बताना सभी का है कि जैन शैली से संबंधित है।
अब बसंत विलास को अलग क्यों रख लेते हैं, क्योंकि वो मुख्य रूप से गुजरात से, अहमदाबाद से प्राप्त हुई है। ठीक, तो उसको अगर ऑप्शन में गुजरात है, जैन भी दे रखे हैं, तब वहां पे गुजरात वो लोग सही करवा सकते हैं, ये चीज है। बाकी जितने यहाँ पे ग्रंथ लिखोगे सभी जैन शैली की पोथियां रहेंगी, जितनी भी पोथियां या ग्रंथ लिखोगे सभी जैन के रहेंगे। बस इनका चेंज होगा तो चित्रण विधि धरातल चेंज होगा कि कौन सी ताड़पत्री ग्रंथ है, कौन सा कागज वाला है, कौन सा कपड़े वाला है। तो ताड़पत्री ग्रंथ हेडिंग डालेंगे, इसमें पहला लिखेंगे, ये मोटी हेडिंग रहेगी कि जैन शैली की पोथियां। जैन शैली की पोथियों में ताड़पत्री ग्रंथ, ताड़पत्री ग्रंथ में पहला ग्रंथ कौन रहेगा, ओघ्यो निर्युक्ति, ओघ्यो निर्युक्ति व्रत, ओघ्यो निर्विक्त व्रत चूरणी या ओघ्यो निर्विक्त वृत्ति। ये जो है ये 1060 का है। देखो इसके दो मिलते हैं, जो ओघ्यो निर्विक्त व्रत है इसकी दो कॉपी मिलती है, एक ये ग्रंथ है, मतलब कॉपी मतलब वही प्रत है, ग्रंथ है। तो ओघ्यो निर्विक्त व्रत एक 1060 वाली है, एक 1061 वाली है। लेकिन जो 60 वाली है बस यही पूछी जाएगी, तो इसी को पढ़ना है, एक ही। तो ओघ्यो निर्विक्त व्रत ये क्या है, ताड़पत्र पर लिखी है, ताड़पत्री ग्रंथ लिख रहे हो तो ताड़पत्र पर है। तो ताड़पत्र पर सबसे प्राचीन या पुरानी प्रति या ग्रंथ ऐसे कह सकते हो। तो ताड़पत्र पर सबसे प्राचीन ज्ञात मतलब जब ये सामने आई प्रति, ठीक है। ताड़पत्र पर सबसे प्रथम जो लिखी, प्राचीन है तो मतलब सबसे पहले लिखी गई होगी, तो सबसे प्राचीन पूछे या सबसे प्रथम पूछे तो कौन सी रहेगी ताड़पत्री ग्रंथ, ओघ्यो निर्विक्त व्रत। समय रहेगा 1060, समय इसका क्या रहेगा 1060। और ये प्रति कैसी रहेगी, श्वेतांबर संप्रदाय से। तो चाहे तो डैश लगा के आगे लिख लेंगे श्वेतांबर संप्रदाय, और या नई लाइन से लिख लेंगे कि जो ये ओघ्यो निर्विक्त व्रत है ये श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है, ऐसे भी लिख सकते हैं। संग्रह थोड़ा सा देख लेंगे कि ये कहां से ओघ्यो निर्विक्त व्रत रही है संबंधित। तो जैन ग्रंथ भंडार, या तो डायरेक्ट बड़ौदा लिख सकते हो कि जैन ग्रंथ भंडार बड़ौदा से प्राप्त है या संग्रहित है, या जैन ग्रंथ भंडार में है। तो या इस तरीके से लिख सकते हो कि ये जो प्रत रही है, मिली है ओघ्यो निर्विक्त व्रत, तो जैन ग्रंथ भंडार पड़ता है छाड़ी बड़ौदा में है, ऐसे। तो ये श्वेतांबर धर्म, देखो दिगंबर वाला जब मुख्य रूप से पूछा जाएगा कि ताड़पत्रीय ग्रंथ निम्न में से कौन सा दिगंबर संप्रदाय से संबंधित ताड़पत्रीय ग्रंथ है, तब ये नहीं सही होगा क्योंकि ये श्वेतांबर से है। जब ये संप्रदायों का नाम भी ना पूछा जाए, जैसे ना दिगंबर ना श्वेतांबर कुछ ना कहें, बस ये पूछें कि निम्न में से जैन धर्म से संबंधित कौन सा ग्रंथ सबसे प्राचीन है या सबसे प्राचीन ताड़पत्रीय ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ओघ्यो निर्विक्त वृत्ति, ये वाला हो जाएगा। अभी श्वेतांबर वाले चल रहे हैं, श्वेतांबर वाला जब पूछा जाएगा तो प्रथम करके पूछा जाएगा, क्योंकि प्रथम वाले जो मिले हैं वो श्वेतांबर से अधिकतम संबंधित हैं। जो दूसरे स्तर के रहेंगे दिगंबर संप्रदाय के, उनको जब नाम लेकर पूछा जाएगा कि ताड़पत्रीय ग्रंथ प्रथम कौन सा है जो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है, तब ये ऑप्शन में होगा, तब भी नहीं सही होगा, तब वो दिगंबर संप्रदाय वाला संबंध बताना पड़ेगा वहां पे। दूसरा देखते हैं, तो इसकी दो प्रतियां रही हैं, ओघ्यो निर्विक्त व्रत की दो प्रतियां भी रही हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, बस यही है। अगला देखते हैं ताड़पत्रीय ग्रंथ कौन सा रहेगा। पहला हो गया ओघ्यो निर्विक्त वृत्ति, दूसरा देखते हैं तो ये रहेगा निशीत चूरणी। इस निशीत चूरणी को निसच चूरणी भी कहते हैं। इसके अलावा निशीथ चूरणी ऐसे कहते हैं। नाम थोड़ा बहुत गलत आएंगे, लेकिन इतना गलत आएंगे समझ जाओगे, देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है, समझ जाओगे। तो निशीत चूरणी या निशीथ चूरणी या निसच चूरणी। अब इसको देखते हैं, निसच चूरणी या निशीथ चूरणी।
समय रहेगा इसका पूरा पूरा 1100, समय इसका 1100 लिखेंगे। देखो वो 1060 की थी, 1100 की है, उसके बाद की है। इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। निशीथ चूरड़ी जो है ताड़पत्र पर, इसी के आगे लिख लेंगे ताड़पत्र पर। देखो ताड़पत्र पर ये भी है, क्योंकि जब तक अभी हम हेडिंग नहीं चेंज करवाएंगे कि कागज वाले या कपड़े वाले, तब तक जितने रहेंगे ताड़पत्र पर होंगे, लिखें या ना लिखें। तो ताड़पत्र पर ज्ञात प्राचीन प्रति, ज्ञात प्राचीन प्रति। देखो प्राचीन ये भी है, लेकिन सबसे प्राचीन नहीं है, ठीक है। ये जो रही है सबसे प्राचीन रही ओघो निर्व्यक्ति वृत्ति। उसके बाद क्या रहा, ताड़पत्र पर ज्ञात पुरानी प्रति जो रही है निशित चूरड़ी भी है। अब ये क्या रहा है, अगर ये श्वेतांबर धर्म से संबंधित होती, ऐसे भी लिख सकते हो कि ताड़पत्र पर ज्ञात प्राचीन चित्रित प्रति, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये देखो ताड़पत्र पर श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित पुरानी प्रति है, लेकिन क्या है, सबसे पुरानी नहीं है। श्वेतांबर से ये भी संबंधित थी, श्वेतांबर से ये भी संबंधित है। अगर ये दिगंबर से होती और पूछा जाता कि ताड़पत्र पर दिगंबर संप्रदाय धर्म से संबंधित पहला ग्रंथ कौन सा है, तब ये ओघो निर्व्यक्ति वृत्ति चूरड़ी नहीं सही होता। तब क्या सही होता, तब ये वाला सही हो जाता, अगर दिगंबर से होता। अब ये भी श्वेतांबर से है, ये भी श्वेतांबर से है। तो प्राचीन का मतलब जो सबसे प्राचीन कह रहा है, अगर सबसे प्राचीन या पहली प्रति कौन सी है, तब ओघो निर्व्यक्ति वृत्ति बतानी। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तब इसको ध्यान देंगे, निशीथ चूरड़ी को। अगला देखते हैं, त्रिषष्ठी, त्रिषष्ठी शलाका, त्रिषष्ठी, ये जो 63 को कहते हैं त्रिषष्ठी, तो त्रिषष्ठी शलाका पुरुष, पुरुष, इसमें शलाका पुरुष मिलते हैं 63, इसीलिए इसको त्रिषष्ठी शलाका पुरुष कहा गया है। तो त्रिषष्ठी जैसा नाम है इसका वैसे ही, तो त्रिषष्ठी शलाका पुरुष, इसमें लगभग 24 जिन या तीर्थंकर भी मिलते हैं, और 63 जो 63 शलाका पुरुष भी मिलते हैं, इसमें 63 शलाका पुरुष भी मिलते हैं त्रिषष्ठी शलाका पुरुष में। तो ये क्या है, ये भी ताड़पत्रीय ग्रंथ है, ताड़पत्रीय ग्रंथ। तो देखो इसमें सबसे पुराना जो रहेगा ओघो निर्व्यक्ति वृत्ति रहेगा, फिर ये आते रहेंगे क्रम से, ठीक है। तो ये त्रिषष्ठी शलाका पुरुष है, ताड़पत्रीय ग्रंथ है। अगला देखते हैं, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्ण या चूरड़ी, श्रावण प्रतिक्रमण चूरड़ी, ऐसे। ये लगभग जो रहेगी 1260 का है, और ये त्रिषष्ठी शलाका इसके ऊपर का है, लेकिन इसका क्लियर समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और समय इनकी कोई खास जरूरत नहीं, जो ये मुख्य रहेंगे, पहले श्वेतांबर वाले, पहले दिगंबर वाले, ताड़पत्र वाले, और फिर कागज वाले, उनका थोड़ा सा टाइम सही होना चाहिए, या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगला है श्रावण प्रतिक्रमण चूरड़ी, श्रावण प्रतिक्रमण चूरड़ी 1260। ये क्या है, ये भी ताड़पत्र पर उपलब्ध है। तो ताड़पत्र पर उपलब्ध ज्ञात या उपलब्ध पुरानी प्रति, ठीक है। ये क्रम चलता रहा है। अभी ये क्या रहा है, अभी चेंज नहीं करना है। अभी अगर पूछा जाता है कि ताड़पत्रीय सचित्र ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित सबसे पहला कौन है, ओघो निर्व्यक्ति वृत्ति रहेगा। अभी दिगंबर धर्म से संबंधित नहीं आया है। तो अगला देखते हैं, ये जो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्री है बोस्टन संग्रहालय में है, बोस्टन संग्रहालय, बोस्टन संग्रहालय। श्रावण प्रतिक्रमण चूरड़ी 1260 ताड़पत्र पर उपलब्ध ज्ञात पुरानी प्रति है, और बोस्टन संग्रहालय में है। अब अगला देखते हैं, तो चाहे यहां से नोट करके लिख लेंगे, या नंबर 1 डाल लेंगे, या नंबर जो सीरियल में चल रहा है 5 उस तरीके से डालेंगे। अब क्या रहेगा, अब आएगा खट खड़ागम, खट खड़ागम। अब यहां से चेंज है, खट खड़ागम। ये क्या है, ताड़पत्र पर लिखा है, लेकिन ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित पहली प्रति रहेगी, या पहला सचित्र ग्रंथ दिगंबर धर्म से संबंधित ये रहेगा। तो देखेंगे खट खड़ागम, तो यहां से लिखते हैं, ये लगभग 1113 का ही है, 1113 का ही है। लेकिन क्या है, इसको हम इन सब के बाद का है लिख रहे हैं,
क्योंकि ये जो रहा है ये दिगंबर धर्म से संबंधित है, इसलिए ये मुख्य हो जाएगा, क्योंकि पहला दिगंबर संप्रदाय से संबंधित ताड़पत्र पर लिखित या चित्रित खत खड़ागम जो ग्रंथ रहता है ये प्रथम माना जाता है। जैसे ओघो निर्युक्त व्रत रहता है वो प्रथम माना जाता है, वैसे खत खड़ागम। तो ये क्या रहेगा, दिगंबर संप्रदाय से, दिगंबर संप्रदाय से या दिगंबर शाखा से, धर्म से, कैसे भी कह सकते हो। तो दिगंबर संप्रदाय से प्रथम चित्रित पोथी या ताड़पत्री चित्रित पोथी, ताड़पत्र पर तो चल ही रहे हैं सारे, तो ये क्या रहा है, दिगंबर संप्रदाय से प्रथम चित्रित पोथी ताड़पत्र पर ही है, ठीक है। ना समझ में आए तो आगे लिख लेंगे ताड़पत्री ग्रंथ है, ताड़पत्री ग्रंथ, क्योंकि अभी वही चल रहा है ना, ताड़पत्र ही चल रहा है, अभी बदला नहीं गया, ना कागज ना कपड़ा कुछ नहीं। तो देखो यहाँ से दो चीजें हैं, एक ताड़पत्री दिगंबर धर्म से संबंधित प्रथम पोथी पूछी जाएगी खट खड़ागम है, और ताड़पत्री सबसे उपलब्ध या ज्ञात सबसे प्राचीन प्रति, तो वो क्या रहेगा, वो ओघो निर्विक्त वृत्ति रहेगा। अब इसमें जैसे आप ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा ताड़पत्री है या कौन सा कागज वाला है, इस तरीके से भी पूछ लेते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछ लेते हैं कागज वाला या ताड़पत्र वाला तो सीरियल से लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो जो कल्प सूत्र है वो एक कल्प सूत्र ताड़पत्र पर भी लिखा मिलता है, ठीक। बाकी जो कल्प सूत्र हैं उनकी विशेषताएं, कल्प सूत्र की प्रतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमको पढ़नी क्या है, जो एक जौनपुर से मिली है स्वर्ण अक्षरों में वो पढ़नी है, एक कागज पर लिखी प्रथम मानी जाती है, और एक ताड़पत्र वाला कल्प सूत्र भी है। तो ताड़पत्र वाला अगर लिखना चाहें तो इसी में लिख लेंगे। वो कल्प सूत्र रहता है कल्प सूत्र 1216। देखो इसकी विशेषता क्या है, ये कैसे पूछा जाएगा, ये जो पूछा जाएगा तो ये पूछा जाता है कि कल्प सूत्र या ताड़पत्रीय या पश्चिम भारत में सबसे प्राचीन, क्यों, क्योंकि आगे जो ताड़पत्र आएंगे उनका टाइम इनसे ज्यादा होगा। तो ये जो ताड़पत्री ग्रंथ माना जाता है कल्पसूत्र, ये पश्चिम भारत का सबसे पुराना कल्पसूत्र माना जाता है। तो इसके आगे चाहे तो लिख लेंगे कि पश्चिम भारत की सबसे प्राचीन प्रति, ऐसे ही लिख लेंगे, सबसे प्राचीन प्रति नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि पश्चिम भारत की सबसे प्राचीन प्रति, ठीक है। सबसे प्राचीन प्रति अगर पूछा जाता है किस पर लिखी है तो ताड़पत्र पर लिखी, क्योंकि ताड़पत्र वाले भी चल रहे हैं। अब आगे क्या होगा, कल्प सूत्र रहेगा, समय चेंज होते रहेंगे। तो तीन मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये क्या है, ताड़पत्र है, ताड़पत्रीय ग्रंथ रहेगा ये भी, ठीक है, ताड़पत्रीय ग्रंथ। कल्प सूत्र क्या रहता है कि एक विशेषता ये होगी कि ताड़पत्र पर ज्ञात सबसे पुरानी प्रति जो रही है पश्चिम भारत से प्राप्त रही है, कल्प सूत्र ताड़पत्र पर लिखा सचित्र है या चित्रित है। फिर क्या रहेगा, एक रहता है कागज पर प्रथम कल्प सूत्र, वो रहता है, क्या रहता है, कागज वाला। तो वो कागज वाला इंपॉर्टेंट रहेगा कि कागज वाला प्रथम ग्रंथ जो रहेगा कल्प सूत्र, उसका समय याद रखेंगे। और एक रहता है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, जौनपुर से प्राप्त रहता है, तो उसका क्या रहता है, उसकी विशेषता ये है कि वो सबसे अच्छा है, ग्रंथों में सबसे अच्छा कल्प सूत्र वो वाला है, कल्प सूत्रों में सबसे अच्छी प्रति वही है स्वर्ण अक्षरों वाली। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, बस एक कल्प सूत्र पढ़ना है, बाकी जितने कल्प सूत्र हम पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये ताड़पत्र के कुछ ग्रंथ थे, इनको याद रखना है ऐसे ही। और ये जैसलमेर भंडार में है, चाहे तो लिख लेंगे इसको भी, जैसलमेर भंडार, जैसलमेर भंडार कहाँ है जैसलमेर,
राजस्थान भैया। हम्म। नोट हो गया। हेडिंग डालेंगे कागज वाले ग्रंथ। कागज वाले ग्रंथ, अभी देखो ताड़पत्र वाले सारे चल रहे थे, अब हैं कागज वाले ग्रंथ। कागज वाले ग्रंथ, तो अब कागज वाले ग्रंथों में कौन पहला है, कौन दिगंबर धर्म या संप्रदाय से संबंधित पहला है, वो सारी चीजें अब यहाँ पे बताई जाएंगी। तो ये अगले दिन बताया जाएगा, कोई लोग जाना नहीं अभी,